अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को 7 जून को किया तलब, 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़कर पेशी के लिए ले गई पुलिस। केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा क्या ऊपर से आदेश है। कोर्ट ने 1 जून तक बढ़ाई सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। जंतर मंतर के बाहर निकला पहलवानों का आंदोलन। पहलवान इंडिया गेट तक निकालेंगे कैंडल मार्च। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया है महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप। विनेश फोगाट का ब्रजभूषण शरण सिंह के लेकर बड़ा आरोप, कहा ब्रजभूषण शरण सिंह करवा सकते हैं हत्या, इसीलिए नहीं की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले केंद्र सरकार का अध्यादेश को, वहीं पर अब कांग्रेस के रुख ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी परेशानी लगातार इसलिए बढ़ रही है कि अध्यादेश के खिलाफ उनकी जो मुहिम थी वो लगातार कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ती जा रही है। कुछ दिन पहले कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने अध्यादेश जारी किया था, जिसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी जो अधिकार था वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से वापस ले लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताया था, जिसके बाद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सभी गैर बीजेपी दलों का समर्थन भी मांगा था। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल से किनारा करती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने रुख साफ करते हुए कहा है कि प्रदेश इकाइयों और इसी के साथ में और भी दूसरे समान विचारधारा वाले दलों से बात करके अध्यादेश पर कोई फैसला लिया जाए। यानी कि साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो तनातनी है वो खुलकर सामने आ रही है। और यही वजह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस को लेकर पहले भी बयान देते नजर आए हैं, तो क्या उसका वही बातें हैं जिसको लेकर अब जो है आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस कहीं ना कहीं किनारा करती नजर आ रही है। कांग्रेस और केजरीवाल के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। केजरीवाल अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। केजरीवाल दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से अब ये बयान सामने आ रहे हैं, देखिए कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दिया है। कांग्रेस के रुख ने केजरीवाल की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। और लगातार जिस तरीके से अब अध्यादेश को लेकर, अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की मुहिम जो है वो कमजोर पड़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने यह अध्यादेश जारी किया था और उसके बाद अब आप जिस तरीके की ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो ले लिया गया है अरविंद केजरीवाल से। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, लेकिन केजरीवाल ने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ भी बताया था। और इसी के तहत आपको यह भी बता दें कि अब एक बार फिर से जिस तरीके से सभी दलों का समर्थन मांगा है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन कांग्रेस उससे कहीं ना कहीं किनारा करती नजर आ रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी अध्यादेश पर कोई फैसला नहीं लिया, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अध्यादेश को लेकर आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल की। जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी उन्होंने की थी और इस दौरान अध्यादेश को लेकर उनका समर्थन मिला था। लेकिन विपक्षी एकता को एक कर रहा है, नीतीश कुमार का समर्थन तो जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस अब इस अध्यादेश के खिलाफ कहीं ना कहीं किनारा करती भी नजर आ रही है और अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की जो मुहिम है वो अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने जारी किया था अध्यादेश, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार से उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो ले लिया गया है और अब ये जो अधिकार है उपराज्यपाल के पास है। केजरीवाल ने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताया था और उसी के तहत अब वो विपक्षी जो दल हैं, जो गैर बीजेपी दल हैं, उनका वो समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन अब
अगर कांग्रेस का ही समर्थन नहीं मिलेगा तो आखिरकार जो मुश्किलें हैं केजरीवाल की वो तो बढ़ती नजर आ रही हैं। यानी कि फिर से कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर तो ऐसा ही लगता है कि अध्यादेश के मामले में कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी का साथ देने से किनारा कर रही है। तो केजरीवाल की लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं और इसी के तहत आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक साथ करने में जुटे हैं, तो क्या अगर कांग्रेस इस तरीके से दरकिनार करेगी आम आदमी पार्टी से तो क्या साल 2024 में विपक्ष की एकता नजर आएगी? क्योंकि ऐसा ही कुछ कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल को इस बार न्योता नहीं दिया गया था। बहुत से ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं, पार्टी के संयोजक रहे हैं जिनको न्योता नहीं गया। तो क्या अंदरूनी जो बातें हैं, अंदरूनी जो खींचातानी है वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। तो केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ सभी दलों का समर्थन मांगा था, लेकिन अब कांग्रेस इससे किनारा करती भी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका ताल्लुक मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन राय जुड़े हैं, कांग्रेस से चंद्रेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इमरान संभल शाही मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही करूंगी। इमरान जी, एक तरफ तो विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अध्यादेश को लेकर ही कांग्रेस दरकिनार होती नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर बात कांग्रेस की नहीं है, यहाँ पर बात विपक्षों की हो रही है कि सत्ता जो केंद्र सरकार है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरीके से असंवैधानिक कृत्यों में लगी हुई है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला दिया है, उसको रातों रात 24 घंटे के अंदर एक अध्यादेश लाकर उसको पलट देना, 5-0 माननीय जजों का एक आदेश था, उसको पलट देना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि दिल्ली में लगातार 3 बार हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खिंचाई हुई है। लोकतंत्र के खिलाफ ये कृत्य है, दिल्ली की करोड़ों जनता के खिलाफ ये कृत्य है। उस मुहिम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विपक्षी तमाम दलों से, तमाम दलों की मुखिया से ये उन्होंने अपील किया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें कोई राजनीतिक बात ही नहीं है, कोई विचारधारा की बात ही नहीं है। जब देश हित की बात आती है और विदेश नीति पे चर्चा होती है तो हम सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाते हैं और अपने देश की विचारधारा से, अपने देश की हित से, अपने देश की संवैधानिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं करते हैं। कोई भी विदेशी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप वाले हो, चाहे समाजवादी, इकट्ठा होकर के मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश के आंतरिक लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है केंद्र सरकार के माध्यम से, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सभी से यही अपील किए हैं कि राज्यसभा में जब ये बिल जावे, इस बिल को पारित न होने पावे, क्योंकि अगर ये बिल पारित होता है तो दिल्ली के करोड़ों जनता के खिलाफ एक अनैतिक कृत्य हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ एक खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है। जिन जिन राज्यों में, अंतिम बात है, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हम देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई के माध्यम से अपने तमाम जो जांच उनका ठीक है वह उनकी शक्तियां हैं, उसके माध्यम से सिर्फ प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसी का एक मुहिम है कि सारे विपक्षी दल एक विचार, एक छत के नीचे इमरान जी बिल्कुल इस कृत्य के खिलाफ आवाज उठाना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर चर्चा है। कांग्रेस से मेरे साथ में चंद्रेश जी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रेश जी, विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन अध्यादेश की बात आई तो आप ही दरकिनार हो रहे हैं। देखिए मैडम, आम आदमी पार्टी से हमारे रिश्ते शुरू से असहज रहे हैं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, समर्थन करती है। जहां तक दिल्ली की बात है, तो चूंकि आज हम आम आदमी पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं, आज इन्होंने इनकी बात को मैं सुन रहा था, निसंदेह केंद्र पार्टी का निर्णय स्वीकार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान सभी को करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रांसफर का अधिकार होना चाहिए। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि
आम आदमी पार्टी से हमारे असहज रिश्ता होने के बावजूद भी हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। आगे का निर्णय क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या डिसीजन कांग्रेस पार्टी लेगी, इस संबंध में हमारे नेता जब तक कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से जारी नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में कोई नई चीज थोड़ी है। इस तरह की गंदगी की शुरुआत तो केजरीवाल साहब ने किया था। जब इन्होंने 2014 में लोकपाल विधेयक को लेकर और देश में बड़े बड़े इन्होंने नारा लगाए और कांग्रेस पार्टी को और इस देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इन्होंने कीचड़ उछालने का काम किया था, तो एक बार उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जैसा आप बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस राजनीति में गंदगी की एक शुरुआत नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दिया। आपके सामने एक मौका है कि यदि आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को चंद्रेश जी, अध्यादेश जारी हुआ, यह अध्यादेश लागू होगा, वो तो फिलहाल अब आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके की इस पर बात होगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। जो भी है, बात उसकी नहीं है। आप समर्थन करते हैं, मुझे हाँ ना का जवाब दीजिए। आप समर्थन करते हैं आम आदमी पार्टी का? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको नफा तुला बात कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सदन के अंदर हम क्या करेंगे, सरकार को कैसे फेस करेंगे, हम अध्यादेश पर क्या रिप्लाई करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। और जब तक आधिकारिक कोई इंफॉर्मेशन पार्टी के अपर बॉडी से नहीं आती तब तक मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रेश जी, कर्नाटक में भी देखा, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दरकिनार तो किया ना, न्योता तक का नहीं भेजा। खैर, इस पर हम आज इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी, विपक्ष पर मैं हाँ 2 सेकंड में जवाब दूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का दिल इतना छोटा नहीं है। बहुत सारे इस देश में राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हुए और कई बार हम सरकार जब बनाए तो उनमें उनका समर्थन भी लिया और उनको साथ लेकर चलने का हमने काम भी किया। कांग्रेस पार्टी संकुचित मानसिकता से कार्य नहीं करती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को विचार करना होगा कि उन्होंने एक निर्वाचित सरकार को दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को बदनाम करने का कार्य किया था। ये दाग उनके ऊपर लगा है और वो दाग तभी धुलेगा जब वो खुले मन से, सार्वजनिक मंच से आकर खुले मन से नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुले मन से कांग्रेस के साथ नहीं आ रही है। चलिए, बिल्कुल चंद्रेश जी वापस लौटूंगी। चंद्रेश जी वापस लौटूंगी। बीजेपी नेता भी मेरे साथ जुड़े। चंद्रेश जी वापस लौटूंगी। बीजेपी नेता भी मेरे साथ जुड़े हैं, मल्लिकार्जुन जी, अध्यादेश को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो उनका बयान, जो उनके मामले आते हैं, जिस तरीके से वो जारी करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, आप अपनी मर्जी चलाते हैं, ये कहना है विपक्ष का। विपक्ष का काम है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान वो कर रहे हैं। भाई चंद्रेश जी का मैं सुन रहा था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वो सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सबसे पहले बदला था। दूसरी चीज, जहां तक बात है केजरीवाल सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाने की, तो जिस सरकार के खिलाफ शिकायतें पहले और 6 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आ चुकी हों, जिसमें उस सरकार के सेवा सचिव, मुख्य सचिव, विशेष सचिव, बिजली सचिव, एंटी करप्शन ब्रांच के हेड, चीफ एक्सेसर एंड कलेक्टर इन एमसीडीज हाउस, टैक्स डिपार्टमेंट और सर्विसेज डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी, इन तमाम लोगों ने सरकार के खिलाफ जाके अगर अपनी कंप्लेन की है तो इस विषय पर सरकार को अध्यादेश लाना बिल्कुल जरूरी था। ठीक है, और ये लोकहित में उठाया गया कदम है। उन सभी मल्लिकार्जुन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मल्लिकार्जुन जी, आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही है। इमरान जी, जिस तरीके से पहले भी देखा है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही कांग्रेस को लेकर तमाम बयान दिए हैं,
आज आखिरकार जरूरत पड़ गई अध्यादेश को साथ में कांग्रेस के सहारे की? देखिए मैडम, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण कि कोई भी राजनीतिक विचारधारा है। हम एक छोटी सी पार्टी, कांग्रेस अपनी एक विचारधारा है, भाजपा वालों की अपनी विचारधारा, मेरी एक अलग आइडियोलॉजी है जो मुद्दे पे बहस करते हैं, मुद्दे की राजनीति करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर लोकतंत्र जनतंत्र के माध्यम से कोई सरकार चुनी गई है, उस सरकार को जानबूझकर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक फैसला दिया जाता है कि ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार आपको राइट दिया जाता है, हालांकि बहुत सारा केंद्र शासित सरकार जो है उन अधिकारियों को छीनने का प्रयास 24 घंटा 48 घंटे के अंदर अध्यादेश पारित किया जा रहा है। ये तो एकदम सीधा सा दिखता है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल को जो पक्ष में है वो इसकी तारीफ नहीं करेगा, माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रशंसा करेगा, उसके हक में बात बोलेगा। जहाँ तक वैचारिक लड़ाई की बात है, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जाहिर सी बात है हमारी वैचारिकी है, हमारी लड़ाई है। लेकिन जब लोकतंत्र और जनतंत्र के माध्यम से चुनी सरकार को किसी भी राज्य में जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर परेशान करने का काम करेंगे, प्रताड़ित करने का काम करेंगे, तो हम सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और हम आह्वान करेंगे, हम मुहिम चलाएंगे। लेकिन इमरान जी, बीजेपी का कहना है कि आपके जितने भी मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसी वजह से अध्यादेश को चेंज किया गया है, इसी वजह से अब अध्यादेश जो है वो लेके आई है बीजेपी, यही वजह रही है केंद्र सरकार की। अब देखिए, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं और बीजेपी में जितने भी मंत्रिमंडल है, कैबिनेट जांच एजेंसियां हैं, लेकिन आपके मंत्री तो जेल में है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि बीजेपी वाले इतने दूध से धुले हुए हैं कि उनके पूरे भारतवर्ष में जितने भी विधायक सांसद है उनके खिलाफ कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं चल सकता, कोई भी केस नहीं चल सकता। सिर्फ मनीष सिसोदिया और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ केस चल सकता है। अगर वो न्यायालय में मसला है तो हम न्यायालय के ऊपर छोड़ दिए हैं, न्यायालय फैसला करेगा। जमानत भी तो नहीं मिल रही ना इमरान जी, जमानत भी तो नहीं मिल रही ना। सब बिल्कुल एकदम टाक टाक होकर के निवृत्त हुए हैं, सब निकल के आ गए हैं। तो हम न्यायालय पे भरोसा करते हैं। जैसे भगवान श्री राम चंद्र जी का जो मंदिर है अयोध्या में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था, एक फैसला दिया था, सभी लोगों ने सिरधार्य किया, सब लोगों ने सर झुका के सलाम किया, प्रणाम किया, सब लोगों ने कहा ठीक है, बढ़िया, राम मंदिर बनना चाहिए। हर राजनीतिक दल के लोगों ने कहा ठीक है, बढ़िया फैसला है, ठीक है। लेकिन अगर जलनखोरी बस अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ना होती, कोई दूसरे राजनीतिक दल की सरकार होती, वो अध्यादेश लाती 24-48 घंटे के अंदर मैं राम मंदिर नहीं बनने दूंगा, तो वही हो गई ना कि माननीय उच्चतम न्यायालय की आप बिल्कुल जजमेंट का फैसला का सराहना ही नहीं कर रहे। 5 जजों का, 5 माननीय जजों 5-0 का फैसला है। अगर 4-1 भी होता, 3-2 भी होता, मुझे समझ में आता कि माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अध्यादेश ला रही है, उनके पक्ष में 2 जजेस है, 1 जजेस है। यहाँ पे क्लियर है 5-0 5-0 से। उसके बावजूद तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। ठीक है, और दिल्ली की जनता इस बात को समझती है। मल्लिकार्जुन जी, एमसीडी के चुनाव में आने वाले चुनाव में भी ये कभी जीत। चलो ठीक है, आपने जितने आरोप लगाए हैं जवाब ले लेते हैं। मल्लिकार्जुन जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। मल्लिकार्जुन जी, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि आप जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करते हैं, उसी वजह से उनके जितने भी मंत्री आपने भ्रष्टाचार में जितने भी पकड़े गए हैं, जितने अभी भी जेल में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मनमानी की वजह से है, कहीं ना कहीं तानाशाही की वजह से है। और अभी इनके खिलाफ जो 8 A ग्रेड के ऑफिसरों ने शिकायत की है, वो भी भाजपा के ही शायद पदाधिकारी या नेता रहे होंगे इनके हिसाब से, जिनका मैंने पद पहले भी बताया था। आप अगर कहें मैं नाम भी बता दूं सबका। दूसरी चीज, अभी इन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की बात, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 95 में साफ लिखा गया है कि अगर संसद एनसीटीडी के कार्यक्षण से संबंधित कोई कानून बनाती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी शक्तियों में कानून के दायरे में बदलाव होगा। अध्यादेश में यही चीज जारी किया गया है। इसके आगे जीएनसीटीडी के सेक्शन 49 में भी साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मंत्रिमंडल दोनों को किसी खास मौके पर राष्ट्रपति के निर्देश को अमल में लाना होगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था। इसको तो ऐसा है नहीं कि इस पार्टी ने बदल दिया है।
ठीक है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन जी, जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आप जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, अध्यादेश लाने का, आपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सबसे बड़ा विपक्ष जो हावी है वो इस चीज को लेकर है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। अध्यादेश लाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, आपने अपनी मनमर्जी के अनुसार ये अध्यादेश लेके आए हैं। अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं। मल्लिकार्जुन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज जी साफ नहीं आ मिल रही है। रही है। अपनी मर्जी से नहीं लाया गया है ये। मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल 8 शिकायतें जिन अधिकारियों की आई हैं, ठीक है, उनके पद और नाम के साथ मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी सरकार के खिलाफ आपके ही अधिकारी लगातार शिकायत करते जा रहे हैं, हाँ, तो अध्यादेश लाना सरकार की जरूरत नहीं, ठीक है, आपके उस प्रदेश की जरूरत है। ठीक, उस जनता वहाँ चाह रही है, क्योंकि जनता के बीच उन अधिकारियों को हमेशा जाके जवाब देना होगा। ठीक, ठीक है। आपके विरोध में कोई जा रहा है, आप उस पर करप्शन का चार्ज लगा दे रहे हैं, और इसके बाद अगर वो अधिकारी कंप्लेन करे तो सरकार उस पर अध्यादेश भी न लाए। ठीक 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 मल्लिकार्जुन जी, ठीक है। इमरान जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही के लोग तो जा रहे हैं ना आरोप लगाने के लिए, आप ही के लोग जा रहे हैं और फिर आप ही कहते हैं कि अध्यादेश क्यों लागू कर रहे हैं। देखिए मैडम, यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के एक बात दोहराते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। ये लोग सिर्फ बैठ के झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप अधिकारियों की बात पर इतना भरोसा करने लगे हैं तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए। आप बहुत तमाम अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनसे पूछिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम आपसे सवाल करते हैं कि 5-0 माननीय जजों के माध्यम से जो फैसला आया है, किस अधिकारी के शिकायत करने पे आपने अध्यादेश लाने का काम किया है? आप 3 बार से लगातार हार रहे हैं, एमसीडी में हार गए हैं। उसके बाद आपके अंदर जो छिटपटाहट है, अरविंद केजरीवाल अपना काम न कर पाए, अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल को लागू न कर पाए, अरविंद केजरीवाल स्कूल पर बढ़िया काम न कर पाए, एजुकेशन हेल्थ पे अच्छा काम न कर पाए, वुमेन डिफेंस पर अच्छा काम न कर रहे, ऑनेस्टी की बात न कर पाए। लेकिन आपने जो करप्शन की चार्जेस लगा के हमारे मंत्रियों को जेल में डाला है ना, मैं ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सब क्लीन चिट होकर के बाहर आएंगे। ये सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों के जो शीर्ष के नेता है सबके खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री है जो करप्शन है, उनके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी न्याय संगत प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी साजिशन जो कर रही है, उसका जवाब सिर्फ चुनाव परिणाम में मिलेगा। सिर्फ चुनाव कर्नाटका में देख चुके हैं आप, कर्नाटका में आपके शीर्ष के नेता जा जाके न जाने कितने बड़े बड़े कर्नाटक की बात, इमरान जी कर्नाटक चुनाव की बात नहीं, मैं जीत हार की बात कर ही नहीं रही हूँ। इमरान जी, मैं जीत हार की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो यहाँ पर आज अध्यादेश की बात कर रही हूँ। मैं इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ कि कांग्रेस आपसे दरकिनार क्यों कर रही है। चंद्रेश जी, क्या पहले के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बयान आए हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है, कांग्रेस कुछ नहीं है, अब अगर बीजेपी से मुकाबला है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, वो उभरती हुई पार्टी के रूप में आप खुद को देख रहे हैं दूसरे नंबर पर, क्या यही वजह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए थोड़ा सा दरकिनार होती जा रही है, खुलकर सामने नहीं आ रही? मैडम, मैंने पहले ही आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा नहीं है, और इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत दिनों से बहुत लोग आते रहे, लगाते रहे, बुलबुल की तरह बातचीत के खत्म होते रहे। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह का आरोप कांग्रेस पर लगाती है तो उसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि दिल्ली के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उसका स्वागत होना चाहिए, और ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार सारी व्यवस्था अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक है, और एक निर्वाचित सरकार के लिए ऐसे ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए, बड़पन दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी खुलकर साथ दीजिए, दिल बड़ा है कांग्रेस का। चंद्रेश जी, दिल बड़ा है कांग्रेस का, खुलकर साथ दीजिए ना, फिर उस पर बयानबाजी मत करिए, डायरेक्ट साथ दीजिए, घुमा फिरा के नहीं। मैम, पूरा देश जानता है
कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से कभी हाथ नहीं मिला सकती। बाकी पार्टियों का कोई गारंटी नहीं लेगा। मेरी बात ये कहना है कि इसका जवाब मैं इमरान जी से जरूर लूंगी। बीजेपी का तो छोड़िए, बीजेपी के तो खिलाफ पूरा विपक्ष है। इमरान जी, कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के लिए अगर कोई पार्टी, चंद्रेश जी अभी आपने जो चंद्रेश जी चलिए पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं इमरान जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीतियों का विरोध करेगी। ठीक है। यदि आम आदमी पार्टी के साथ कहीं जाति हो रहा है तो उसका भी हम ठीक है कहेंगे। सदन के अंदर हमारा क्या निर्णय होगा, जब सदन में जाएंगे हम बताएंगे आपको। कोई अधिकारी ठीक है इमरान जी, हम पक्ष में। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नहीं देखती है बीजेपी के मुकाबले पर। आप कहते हैं कि बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी कर सकती, कोई और पार्टी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस ही सेकंड नंबर की ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है, बीजेपी को मात दे सकती है। कहां देखते हैं आम आदमी पार्टी को आप? जल्दी से छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, निस्संदेह कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन मुझे कांग्रेस पे भरोसा है कि इस अध्यादेश के खिलाफ वो मेरे साथ होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले और तमाम गतिविधियां कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की इस आइडियोलॉजी को, इस अध्यादेश के खिलाफ वो जाएंगे। वो राज्यसभा में मेरे साथ होंगे। हाँ, ये ठीक है कि प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं अभी उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई इशारा नहीं आया, आप कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन बयान तो कुछ और ही। चलिए इमरान जी मेरे पास में समय बहुत कम है, मैं छोटा सा कमेंट सभी से ले लेती हूँ। मल्लिकार्जुन जी, छोटा सा कमेंट इस पूरी चर्चा पर। मैम, सबसे पहली चीज तो ये है, आज वो मदद मांग रहे हैं। इमरान जी की बात मैं सुन रहा था काफी देर से। आज वो उससे मदद मांग रहे हैं जिसको उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो खत्म हो चुकी है, और आज उससे मदद की जरूरत पड़ रही है इन्हें। और इसकी चिंता ये न करें। अगर ये भ्रष्टाचार में जहां जहां लिप्त हैं, शराब कारोबार से लेके मकान बनाने से लेके शीश महल जो बन रहा था इनका, सबकी जांच होगी और बहुत लोग अभी जाएंगे। ठीक है मल्लिकार्जुन जी, आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अध्यादेश को लेकर सभी विपक्षी दलों से, यानी कि जो गैर बीजेपी दल हैं, उनसे पूर्ण रूप से समर्थन के लिए जद्दोजहद में लगी है। लेकिन बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने बयानों की वजह से दरकिनार होती नजर आ रही है। क्या यही वजह है? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर उसके अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करती आई है कि अगर बीजेपी को कोई मात दे सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी है जो जनता के मुद्दों को लेकर उभरी हुई पार्टी है। वो हमेशा से जनता के मुद्दे उठाती है, लेकिन कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम बयानों की वजह से क्या अब अध्यादेश के मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देने से बच रही है? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेसक्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है।
अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है, किसी को भी इसका पता नहीं। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम वृंदावन में मौजूद है। जी हाँ, वही वृंदावन जहां पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की बेहद खूबसूरत लीलाएं देखने को मिलती है। और ये वृंदावन ऐसा एकमात्र जगह है जहां पर 5500 मंदिर है और उसी 5500 मंदिर में एक सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी मंदिर का। और वही बांके बिहारी मंदिर में आज हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे आसपास का दृश्य देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर की ओर जाता है और ये वही मार्केट है जहां पर प्रसाद पेड़े से लेकर और तमाम तरीके के लस्सी और खाना पीना जो यहाँ का लोग कहेंगे जैसे प्रसाद है, भोजन है, वो सब यहाँ पर मिलता है और ये बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है बांके बिहारी मंदिर जी का, यहाँ से मार्ग जाता है जो कि अंदर जाता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर वो सारी तस्वीरें कैद करने आए हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको पकवान किस तरीके से बनता है और यहाँ का जो लोकप्रिय पकवान है पेड़े का प्रसाद जो बांके बिहारी जी को लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, कहाँ की स्पेशलिटी है और इसी के साथ लस्सी की मेकिंग कहाँ छुपी है किसी से, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसी बीच एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इधर आइए, आपका नाम क्या है? शिवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जोगल घाट पे के हैं? जोगल घाट पे के। जोगल घाटपुर। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने जब इन्हें देखा तो ये बेहद खूबसूरती के साथ डांस कर रही थी। और वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए इसने कितने इनोसेंट तरीके से लहंगा सा पहना हुआ है और उसको साड़ी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है और ये बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी ना, कैसे डांस कर रहे थे आप? छोटी छोटी गोपियां होती है उसकी तरह ये डांस कर रही थी। और यहाँ पर जब इसका डांस देखा तो सारे लोगों की यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा लग गया। तो अब इसी बीच हम लोगों से भी जान लेते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ से देश विदेश और तमाम तरीके के यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और सभी की आस्था इस वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है और इसी के साथ बांके बिहारी मंदिर से तो जुड़ी हुई है। तो आप यहीं पर काम करते हैं? हाँ, चंदन लगाते हैं। अच्छा, चंदन लगाते हैं आप। और यहाँ पर जो तमाम तरीके की क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर, सबसे ज्यादा क्या बिकता है? यहाँ पे पेड़ा। पेड़ा? हाँ। और यहाँ पर सबसे अच्छा पेड़ा कौन सी दुकान है? 400 वाला। क्या? बांकेलाल पेड़ा। हाँ। वो अच्छा बनाते हैं? हाँ। आपने खाया है? हाँ। और आप यहीं पे काम करती है? ये देखिए ये वही बच्चे हैं, ये तिलक लगाते हैं और वो जिसे कहते हैं कि ये राधे राधे वाला है ना। हाँ। राधे राधे वाला तिलक लगाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वही गलिया है। ये देखिए आपको हम दुकानें दिखा रहे हैं, यहाँ पर लस्सी और इसी के साथ चाट भंडार भी है और ये आप नाम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात तो है कि वृंदावन में जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम कृष्ण भगवान से जुड़ा होता है, राधा रानी से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जैसे मंदिर है बांके बिहारी का तो उस नाम से जुड़े यहाँ पर सभी शॉप्स के नाम है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक पेड़े की भी दुकान है जिसका नाम है मेरे बांके बिहारी। तो आप देख सकते हैं कितना जिसे कहते हैं इमोशनली अटैच्ड नाम होते हैं बांके बिहारी और मेरे बांके बिहारी करके, ऐसे ऐसे दुकानें हैं। तो अब यहाँ पर जो दुकान वाले हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलमाला जो भगवान को चढ़ाई जाती है, मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो आप कब से काम कर रहे हैं? काफी सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, काफी सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बेचते हैं? हाँ दीदी।
यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में जैसे कहते हैं कि यहाँ के जो वृंदावन मथुरा देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ की बांके बिहारी मंदिर की क्या सबसे ज्यादा महत्वता है? वो नहीं आते, बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी तो बुलाते हैं, पर यहाँ पे महत्वता क्या है? मैं तो ये आंखों का खेल चलता है। हाँ, हर 5 मिनट बाद पर्दा लगाया जाता है बिहारी जी में मंदिर में अंदर, क्योंकि आंखों से आंख नहीं मिला ले कोई लोग, बिहारी जी साथ चल देते हैं उसके। यहाँ पर एक हमने कहानी सुनी थी कि ऐसा ही हुआ था कि वो आंख से आंख मिलाए तो वो उनके साथ चल पड़े, तो क्या कहानी थी आपको? नहीं, यही बताया हमको कि आंखों से आंख मिलाने का जगह नियम मतलब कम होता है। जैसे आप दर्शन करने जाओगे मंदिर में तो 5 मिनट से सिर्फ आप आंखों से आंख मिलाओगे, उसके बाद पर्दा लगा दिया जाएगा कि अन्यथा आंखें नहीं मिला पाओगे, फिर दोबारा खोला जाएगा, फिर बंद किया जाएगा पर्दा। तो जैसा कि बांके बिहारी मंदिर का यही है कि यहाँ पर आंख से आंख मिलाते हैं अगर हम बांके बिहारी जी से तो वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। इसके बाद से जो नियम बदल गया था कि हर 5 मिनट में पर्दा होता है, जिससे कि जो भक्तों की आस्था से भरी जो आंखें है उनसे वो आंखें ना मिल जाए, वरना बांके बिहारी जी इतने मनमोहक होते हैं, इतने लचीले छैल छबीले होते हैं कि वो उनके साथ ही चल पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्यंजनों की यहाँ पे, तो आपकी ये शॉप है मेरे बांके बिहारी जी। ये कितने सालों से? ये मुझे तो नहीं मालूम, ये तो अभी नई बनी है, इसकी पुरानी ब्रांच है 2 नंबर गली में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ पर पुरानी ब्रांच है। क्या क्या मिलता है? यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, 56 भोग बनता सबसे है। ज्यादा जो बांके बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कौन सा? पेड़े का। पेड़े का। जी। तो पेड़े की भी कई तरह की वैरायटी होती है, क्या क्या है? 2 तरह की वैरायटी है हमारे पास, एक 200 वाला, एक 400 वाला। 200 वाले में क्या है और 400 वाले में क्या है? 200 वालों में शक्कर ज़्यादा होता है और 400 वाले में कम शक्कर, इलायची, पिस्ता होता है, नॉर्मल मीठा होता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पेड़े है। 200 वाला कौन सा है भैया? 200 वाला ये है, 400 वाला ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ा है, इसी के साथ ये क्या है? ये मावा मिश्री है। मावा मिश्री, इन सब का भोग लगभग भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम और आपको दुकानें दिखाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पर पेड़े की, और इसी के साथ आपको पूरे अब मंदिर में दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी मार्केट जो है ये व्यंजनों की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कृष्ण ब्रिजवासी पेड़े वाले, अब देखिए ब्रिजवासी फिर से एक ऐसा नाम। तो यहाँ पर एक एक करके हम जो दुकानें दिखा रहे हैं उनका नाम कृष्ण भगवान से तो जुड़ा ही हुआ है। तो आपकी दुकान कब से है? यहाँ सैकड़ों साल हो गए। सैकड़ों साल हो गए हैं। तो कैसे यहाँ पर बांके बिहारी जी को कौन कौन से व्यंजनों का भोग लगता है सबसे ज्यादा? खास करके पेड़े का लगता है। पेड़े का लगता है। क्यों पेड़े का क्यों लगता है वैसे? उनको पसंद है, पेड़ा सबसे ज्यादा उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। काफी सारे लोग आते हैं काफी। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी हाँ तीर्थ स्थल है ये तो। तो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसेस की भी शॉप है, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी भी ड्रेसेस है। और यहाँ पर अब दुकान में हम आगे बढ़ते हैं और ये वाली दुकान है श्री बांके बिहारी पोशाक भंडार। अब आप देख सकते हैं फिर बांके बिहारी का नाम आ गया।